बॉर्न आइडेंटिटी। ये मूवी बॉर्न फिल्म फ्रेंचाइज की पहली मूवी है। ये कहानी एक सीआईए असैसिन की होती है जो एमनीशिया नाम की बीमारी से सफ़र कर रहा होता है। उसे कुछ भी याद नहीं रहता अपने बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तूफानी रात के दौरान एक बॉडी लहरों के बीच तैरती हुई दिखाई देती है जिसमें से एक रोशनी चमक रही है। मछली पकड़ने की एक नाव गुजरती है। उसमें इटालियन मछुआरे होते हैं जो ताश खेल रहे हैं। मछुआरों के ग्रुप का एक आदमी बोट से कुछ कचरा पानी में फेंकने जाता है और उसे पानी में एक लाश तैरती हुई दिखाई देती है। वो लोग किसी तरह उस बॉडी को बोट पे लाते हैं ये सोचकर कि शायद ये मर चुका होगा, लेकिन तभी उन्हें बॉडी में कुछ हरकत दिखाई देती है। वो बॉडी को एक टेबल पे लेटा देते हैं और बोट का डॉक्टर अपने टूल्स लेने चला जाता है। डॉक्टर उसके वेटसूट को स्कैल्पल की मदद से काटते हैं और उन्हें 2 बुलेट वुंड्स यानी गोलियों के घाव दिखाई देते हैं उसके पीठ पे। गोलियों को निकाल दिया जाता है, लेकिन डॉक्टर तभी कुछ अजीब नोटिस करता है। उसके कमर पे एक अजीब सा निशान होता है। जब वो उस निशान पे कट लगाता है, उसमें से एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस निकलता है। उस डिवाइस को चेक करने की कोशिश में उसमें से एक अकाउंट नंबर प्रोजेक्ट होता है जो ज्यूरिक के किसी बैंक का है। इन्हीं सब के बीच वो पानी से निकला हुआ आदमी उस डॉक्टर पर अचानक से अटैक कर देता है और पूछता है क्या हो रहा है मेरे साथ। डॉक्टर घबराहट में जवाब देता है कि उसका नाम जियन कार्लो है और उसे बताता है कि वो उसका दोस्त है और उसे आराम करना चाहिए अभी। इन्हीं सब में वो अपना नाम याद करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आता और वो बेहोश हो जाता है। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, लैंगली वर्जीनिया। सीआईए के एक हिस्से में डैनियल जॉन अलेक्जेंडर कॉन्कलिन के ऑफिस में एंटर करते हैं और बताते हैं कि मिशन फेल हो चुका है। कॉन्कलिन एक लग्जरी यार्ड के पिक्चर की तरफ देखता है जो उसके डेस्क पे रखा होता है। अब हमें दिखता है बॉन फिशिंग बोट में मछुआरों की मदद कर रहा है अपने रिकवरी के बाद, और इस कोशिश में लगा रहता है कि उसे कुछ याद आ जाए। 2 हफ्ते बोट पे बीत जाते हैं। जियान कार्लो से मिलने आता है। बॉन उसे बताता है कि वो नहीं जानता कि कैसे वो रस्सी को एक अलग तरीके से बांध सकता है, कैसे वो अलग अलग भाषा बोल सकता है, लेकिन उसे ये अभी भी याद नहीं आता कि वो ये सब कैसे जानता है। जियन कार्लो से आराम करने के लिए बोलता है और हौसला दिलाता है कि उसे सब याद आ जाएगा। अगले दिन फिशिंग बोट ओनेचलिया पहुंचती है। जियन कार्लो बॉन को कुछ पैसे देता है जिससे वो स्विट्जरलैंड पहुंच सके। बॉन ज्यूरिक के लिए एक ट्रेन लेता है और वहां ढूंढते ढूंढते वो एक पार्क के बेंच में जाके सो जाता है। उसके सोने के कुछ समय बाद 2 पुलिस ऑफिसर बॉन की तरफ बढ़ते हैं और उसे आईडी मांगते हैं। बॉन उन्हें बोलता है कि उसके पास किसी तरह का आईडी नहीं है। सिचुएशन थोड़ा बिगड़ने लगता है। पुलिस ऑफिसर उसे अरेस्ट करने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हैं। अचानक बॉन उनसे बंदूक छीनकर उन्हें बेहोश कर देता है, इस बात से अनजान कि ऐसा उसने कैसे किया। इन सब में बॉन घबरा जाता है और वो वहां से भाग जाता है और अपने ऑरेंज जैकेट और गन को वहीं फेंक देता है। अब हम सीआईए हेडक्वार्टर्स में देखते हैं जहां एजेंट्स निक वोम्बोजी के फुटेज को देख रहे हैं जिसमें वो ये बोलता हुआ दिखता है कि उसे किसी ने मारने की कोशिश की थी। एक सीआईए एजेंट बताता है कि ये फुटेज पेरिस की है 2 दिन पहले की, और ये भी बताता है कि वो एजेंसी के लिए खतरा है क्योंकि वो एक ऐसा बुक लिख रहा होता है जिसमें कुछ ऐसे राज होते हैं जो उनके लिए खतरनाक है और ये लोगों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। वोम्बोजी की एक डिमांड भी है कि सीआईए उसे अपनी पावर वापस दे दे। एजेंट ये भी बताता है कि डायरेक्टर उन लोगों के नाम जानना चाहते हैं जो वोम्बोजी के असैसिनेशन में शामिल थे। डेप्यूटी डायरेक्टर वॉर्ड अबाउट कमरे से चले जाते हैं और अलेक्जेंडर कॉन्कलिन से मिलते हैं। अबाउट किसी ट्रेडस्टोन के बारे में बात करते हैं और उससे ये भी सवाल पूछते हैं कि क्या ये वोम्बोजी के असैसिनेशन के अटेम्प्ट में तो इन्वॉल्व नहीं था। कॉन्कलिन ये बताता है कि जिस असैसिन को उसने भेजा था उसके साथ कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा और वो 2 हफ्ते से उसे ढूंढने की तलाश में लगे हुए हैं। अगली सुबह बॉन बैंक पहुंचता है और अपने अकाउंट के बारे में पूछता है और वो अकाउंट नंबर देता है जो उसके कमर के अंदर था। बॉन को अब एक हाई सिक्योरिटी वॉल्ट तक ले जाया जाता है। वहाँ उससे अपने उंगलियों के निशान की वेरिफिकेशन करवाते हैं। स्कैन के बाद उसके पास एक बॉक्स लाया जाता है। उसे खोलने के बाद उसमें एक पासपोर्ट मिलता है जिसमें उसका नाम लिखा होता है जेसन बॉन, और एक होम एड्रेस भी होता है जो पेरिस का है। बॉन बॉक्स के टॉप लेयर को उठाता है और देखता है कि उसके नीचे और भी पासपोर्ट्स हैं और अलग अलग देशों के हैं जिनमें अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन फोटो उसी की है, और बहुत सारे पैसे और एक गन रखा होता है। वो पैसे और पासपोर्ट्स को लेकर एक लाल बैग में डाल देता है और उन्हें लेकर बैंक से निकलने जाता है, लेकिन गन को वो वहीं छोड़ देता है। बैंक से निकलने से पहले वो बैंक के एम्प्लॉय से पूछता है कि कितने दिन पहले वो आखिरी बार यहाँ आया था। तो बैंक का एम्प्लॉय उसे बताता है कि वो कम से कम 3 हफ्ते पहले यहाँ एक बार आए थे। बैंक से निकलने के टाइम एक आदमी उसे जाते हुए घूरता है और किसी को फोन लगाता हुआ दिखता है। बॉन एक पीसीओ से अपने पेरिस के घर में कॉल लगाता है जहां उसे अपनी ही आवाज सुनाई देती है आंसरिंग मशीन से। वो आवाज सुन के कॉल काट देता है और पुलिस से बचते हुए रोड क्रॉस करता है
जैसे ही वो रोड से गुजरता है वो नोटिस करता है कि कुछ पुलिस ऑफिसर्स उसे दूर से देख रहे होते हैं। वो अपने चलने की स्पीड को बढ़ाता है और ट्रैम के सामने से चला जाता है। वो अब यूएस कॉन्सुलेट पहुंच जाता है अपना यूएस का पासपोर्ट दिखा के और लाइन में वेट करने लग जाता है। वहाँ वो एक लड़की को नोटिस करता है जो अपना वीज़ा लेने की कोशिश कर रही होती है और कुछ बहस भी कर रही होती है। जब अमेरिकन और स्विफ्ट अथॉरिटीज़ उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो मरी जो अपने वीज़ा के लिए बहस कर रही थी उसे एक ऑफर देता है कि वो उसे पेरिस ले जाए और उसके बदले वो उसे $20,000 तुरंत देगा। और वो मान जाती है और उसे जेसन की उस एड्रेस पे ले जाती है जो उसके पासपोर्ट पे था। इसी दौरान अलेक्जेंडर कॉन्कलिन जो CIA की ब्लैक ऑप्स ग्राउंड ऑपरेशन ट्रेडस्टोन के हेड होते हैं, वो डेप्यूटी डायरेक्टर अबॉट को आश्वासन देते हैं कि वो उस एजेंट और एविडेंसेस को ख़त्म कर देगा जो वम्बोजी के फील्ड असैसिनेशन में थे। वो तुरंत अपने 3 एजेंट को हायर करता है जो जेसन को मार सके, कैसल, मैनहेम और द प्रोफेसर। अब हम देखते हैं कि जेसन अपने पेरिस के एड्रेस पे पहुंच जाता है जहां उसे तुरंत उसके बिल्डिंग के सुपरिटेंडेंट पहचान लेते हैं। लेकिन बॉन को अभी भी कुछ याद नहीं आता। वो अपने घर पे पहुंच के ये पता लगा लेता है कि वो किसी शिपिंग बिजनेस में है और क्लूज की तलाश में बॉन अपने फोन की रीडायल को क्लिक करता है और फोन होटल रेजिना की लाइन से कनेक्ट हो जाता है। और उस कॉल से उसे ये पता चलता है कि उसे एक और नाम से जाना जाता है, जॉन माइकल केन। वो उसे बताते हैं कि केन एक गेस्ट थे जिनकी मौत 2 हफ्ते पहले हो चुकी है एक कार क्रैश में। अभी बॉन इन्हीं सब में कुछ नोटिस करता है और उसकी तलाश में घर में सर्च करने लगता है। इसी दौरान कैसल जो बॉन को मारने के लिए हायर किया गया था वो कांच तोड़ के उस पर अटैक कर देता है। बॉन किसी तरह उसे कंट्रोल में ले आता है और उससे पूछता है कि उसे किसने भेजा है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल सके वो खिड़की से कूद के अपनी जान दे देता है। मरी जो बॉन के साथ पेरिस आई थी उसे कैसल के बैग में अपने और बॉन की फोटो मिलती है। बॉन मरी को बहुत समझाता है कि वो उससे दूर चली जाए ताकि वो पता लगा सके कि वो है कौन और लोग क्यों उसे मारने में तुले हैं। वो मरी को बताता है कि वो पुलिस के पास चली जाए और सब सच सच बता दे, लेकिन मरी नहीं जाती और बोलती है कि वो उसके साथ ये पता लगाना चाहते कि वो आखिर है कौन। पेरिस पुलिस से किसी तरह बचाते हुए और रात बिताने के बाद वो होटल रेजिना पहुंचते हैं। वहाँ मरी जॉन माइकल केन यानी बॉन के होटल रिकॉर्ड का पता लगाती। इन्हीं सब में कॉन्कलिन एक फेक बॉडी को इस तरह दिखाता है कि जैसे मानो वो जेसन की हो ताकि वो वम्बोजी को फूल बनाने में कामयाब हो सके। लेकिन वम्बोजी को याद होता है कि जो उसे मारने आया था उसके पीठ पे 2 गोली लगी थी और कॉन्कलिन कुछ समय बाद वम्बोजी को एक असैसिन की मदद से मरवा देता है जिसका नाम था द प्रोफेसर। बॉन इस केस को इन्वेस्टिगेट करता है और उसे पता चलता है कि वही था जो वम्बोजी को मारने गया था। ये बात जानकर बॉन और मरी शहर छोड़ के इमोन के घर चले जाते हैं जो मरी का एक पुराना दोस्त होता है, जहाँ बॉन डिसाइड करता है कि अब वो ये सब नहीं चाहता। वो भूलना चाहता है कि वो कौन था। वो एक नया लाइफ स्टार्ट करना चाहता है। सुबह प्रोफेसर जेसन को मारने के लिए उसके घर में भी आ जाता है। अब बॉन खुद को और बाकी लोगों को बचाने के लिए और प्रोफेसर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए पास ही रखे एक प्रोपेन टैंक को ब्लास्ट कर देता है। जेसन किसी तरह जंगल तक पहुंच जाता है और प्रोफेसर को शूट कर देता है और पूछता है कि ऑपरेशन ट्रेडस्टोन क्या है। प्रोफेसर कुछ भी ठीक से बताने से पहले ही मर जाता है, लेकिन एक बात वो कह के जाता है, लुक एट अस, लुक एट व्हाट दे मेक यू गिव। बॉन अब $30,000 अपने पास रखकर बाकी के पैसे मरी को दे देता है ताकि वो ये सब छोड़ के कहीं और चली जाए। बॉन प्रोफेसर के सेलफोन को यूज करके कॉन्कलिन के साथ एक मीटिंग अरेंज करता है, लेकिन उसका असली मकसद सिर्फ ट्रैकिंग डिवाइस लगाने का होता है जिससे वो ऑपरेशन ट्रेडस्टोन के सेफ हाउस तक पहुंच सके जो पेरिस में होता है। ट्रैकिंग डिवाइस लगाने के बाद बॉन उस गाड़ी को फॉलो करता है जो उसे सेफ हाउस तक ले जाता है। वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी यूज करता है जिससे वो कार अलार्म्स को ट्रिगर करके एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है और उसी बीच वो सेफ हाउस तक क्लाइम करके पहुंच जाता है जहां निकी पार्सन्स और कॉन्कलिन होते हैं। जब वो कॉन्कलिन से मिलता है और उससे गन पॉइंट पे रख के सवाल पूछता है, फिर उसे धीरे धीरे याद आता है कि उसका लास्ट मिशन कैसे वो एंड मोमेंट पे वम्बोजी को नहीं मार पाया उसके बच्चों को देखकर, और कैसे इसी बीच उसे गोली लगी थी और वो पानी में गिर गया था। उसे सब याद आने के बाद कॉन्कलिन को बताता है कि वो ट्रेडस्टोन हमेशा के लिए छोड़ रहा है और उसे वॉर्न भी करता है कि वो उसे फॉलो ना करे। इसी टाइम बॉन को रियलाइज होता है कि कॉन्कलिन ने साइलेंटली एक अलार्म ट्रिगर दबा दिया है और अपने बैकअप को बुला लिया है जो उसे मारने के लिए आ रही है। बॉन निकी को बिना हार्म किए ही छोड़ देता है और वहां से भाग जाता है और इसी बीच वो उन एजेंट्स को भी मारता है जो उसे मारने के लिए आए थे। अबाउट ट्रेडस्टोन को बंद करने का डिसीजन लेता है और कॉन्कलिन को भी मार देता है। कुछ सालों बाद जेसन मरी को ढूंढते हुए माइकोन्स पहुंच जाती है जहां मरी स्कूटर रेंट पे देती है टूरिस्ट को और दोनों वापस रियूनाइट हो जाते हैं। तो गाइस ये थी हमारी एक्सप्लेनेशन बॉर्न आइडेंटिटी की। हम इसको और भी पार्ट्स को एक्सप्लेन करेंगे, तब तक आप इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।